नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। टॉप न्यूज में दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। G20 देशों के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक आज से होगी शुरू। यूक्रेन संघर्ष को लेकर रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते टकराव के चलते बैठक पर विश्व की नजर। संसद के केंद्रीय कक्ष में आज से राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की होगी शुरुआत। संसदीय प्रक्रिया पर देश भर के युवा पेश करेंगे अपने अपने उद्गार। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने मंत्री पद से दिए इस्तीफे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार किया। सिसोदिया के पास 18 और सत्येंद्र जैन के पास थी 7 मंत्रालयों की जिम्मेदारी। 1877 के बाद राजधानी दिल्ली में सबसे गर्म रहा फरवरी का महीना। मौसम विभाग ने प्रचंड गर्मी होने का जताया अनुमान। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्मी से बचने के दिशा निर्देश किए जारी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच आज से इंदौर में। भारत सीरीज में 2-0 से आगे। कमिंस की जगह स्मिथ कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तानी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बजट पर छठे वेबिनार को संबोधित करेंगे। इसका विषय होगा अर्बन प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड सैनिटाइजेशन, यानी कि शहरी योजना, विकास और स्वच्छता। 11 मार्च तक 12 वेबिनार्स का कुल मिलाकर आयोजन किया जाने वाला है। यह वेबिनार केंद्रीय बजट 2023-24 में उल्लेखित सप्तऋषि प्राथमिकताओं पर आधारित हैं और इनका उद्देश्य बजट में की गई घोषणाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सभी हितधारकों में समन्वय स्थापित करना है। बजट के बाद के वेबिनार के विचार की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं की थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बेंगलुरु दौरे पर हैं। आज वो गोकुल एजुकेशन फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर MS रमैया के जन्म शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। आज दोपहर में उपराष्ट्रपति भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु के नए प्रबंध विकास केंद्र MDC भवन का उद्घाटन भी करेंगे। संसद के केंद्रीय कक्ष में आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आज युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर महोत्सव को संबोधित करेंगे। युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक भी इस अवसर पर उपस्थित रहने वाले हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उद्देश्य युवाओं के विचारों से लोगों को अवगत कराना है, जो आने वाले वर्षों में सार्वजनिक सेवाओं सहित विभिन्न करियर में शामिल होंगे। इस अवसर पर देश भर से आने वाले छात्रों को संसद के केंद्रीय कक्ष में मुख्य तौर पर 3 विषयों पर बोलने का अवसर मिलेगा। साझा भविष्य, लोकतंत्र और शासन में युवा, भारत की G20 अध्यक्षता, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, शांति निर्माण और सुलह, युद्ध रहित युग की शुरुआत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुरुवार को राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के 4थे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। यूक्रेन संघर्ष को लेकर रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते टकराव को लेकर वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा के लिए G20 देशों के विदेश मंत्री आज से एक विशेष बैठक करेंगे। बैठक 2 दिन तक विभिन्न विषयों पर इसमें चर्चा की जाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, फ्रांस के कैथरीन कोलोन, चीन के विदेश मंत्री किन गांग, जर्मनी की अन्ना लेना बेयरबॉक और ब्रिटिश विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली उन लोगों में शामिल हैं जो भारत की मेजबानी वाली बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के उच्च प्रतिनिधि जोसेप बोरेल फोर्टेल्स, इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजान, ऑस्ट्रेलिया के पेनी वोंग, सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान, इंडोनेशिया के रेटनो मारसूदी और अर्जेंटीना के विदेश मंत्री सैंटियागो कैफिएरो बैठक में भाग लेने वालों में शामिल हैं। और भारत के निमंत्रण के बाद श्रीलंका और बांग्लादेश सहित कई गैर G20 देशों के विदेश मंत्री भी इस बैठक में मेहमान के रूप में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा आज से भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की पहली बैठक गुरुग्राम में शुरू हो रही है।
3 मार्च तक चलने वाली इस बैठक में विश्व भर के नेता अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी अखिलेश सुमन का, जो फोन लाइन पर मौजूद हैं। अखिलेश, एक तरफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन के विदेश मंत्री, दूसरी तरफ रूस और चीन के विदेश मंत्री G20 के विदेश मंत्रियों की इस विशेष बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। कितनी गहमा गहमी भरी रहने वाली है ये बैठक? बिल्कुल सच समझा आपने प्रतिबिंब, बहुत ही गहमागहमी रहने की उम्मीद है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जब से सर्गेई लैवरोव कल यहाँ आए हैं दिल्ली, तब से ही रूसी दूतावास की तरफ से कई तरह के मैसेजेज आने शुरू हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने नेटो का मामला उठाना है, उनको मामला उठाना है मल्टीलैटरलिज्म का, उनको मामला उठाना है किस तरीके से जो अमेरिका है, अमेरिका किस तरीके से उन्हें परेशान करने की कोशिश, ये सारे मामले उठाए जाएंगे। रूस यूक्रेन का युद्ध का मामला उठाने की कोशिशें होंगी निश्चित तौर पे अमेरिका की तरफ से, यूरोप के अन्य देशों की तरफ से। तो ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही गहमागहमी की स्थिति रहेगी। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं प्रतिबिंब की। देखिए, कल तो कई विदेश मंत्री आ गए हैं, आज भी कुछ विदेश मंत्री आएंगे, जिसमें कि खासतौर पर जापान और साउथ कोरिया के उप विदेश मंत्रियों के आने की संभावना है। तो आज कुछ ज्यादा खास नहीं है, आज तो बायलैटरल कुछ बैठकें होनी है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ, जिसमें हो सकता है अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों के साथ भी चर्चा हो। जो मुझे पता चला है कि चीन के विदेश मंत्री से भी अलग चर्चा होगी, लेकिन वो आज होगी, ये भी संभव है कि वो कल भी हो सकती है। जो शाम में एक डिनर रिसेप्शन रखा गया है, ताकि सारे जो विदेश मंत्री जो G20 या अन्य जो आमंत्रित देश हैं उन सारे लोगों को एक तरीके से कह सकते हैं कि एक इनफॉर्मल सेटिंग में आज मुलाकात होने की बात है। जो कार्यक्रम है यहाँ के ताज होटल में होने की बात है, और वहां पे वहीं से माहौल बनना शुरू हो जाएगा कि किस तरीके से कल की बैठक होगी। और जहां तक कल की बैठक का सवाल है, कल की बैठक में 6 महत्वपूर्ण विषय है जिससे कि उठने की बात तय हुई है, जिसमें कि खास तौर पे फूड सिक्योरिटी का मामला है, एनर्जी सिक्योरिटी का मामला है, जो विकास में सहयोग है उसका मामला है, काउंटर टेररिज्म का मामला है, ग्लोबल जो स्किल मैपिंग होती है, या क्या जो टैलेंट पूल बढ़ सकता है, किस तरीके से जो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी बढ़ सकती है, ताकि एक जगह की जो क्षमता है दूसरी जगह के दूसरे देशों को काम में आए। उसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, ये 6 मामले हैं जिसपे कल चर्चा होगी। और आप इस बैठक पर विशेष रूप से नजर रखें, लगातार आपके पास आते रहेंगे और अपडेट लेते रहेंगे अखिलेश जी। अखिलेश सुमन हमारे सहयोगी बता रहे थे कि क्या कुछ होने वाला है विदेश मंत्रियों की G20 की इस खास बैठक में। बात करते हैं पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव की। चुनाव आयोग ने मंगलवार को नागालैंड के 4 मतदान केंद्रों पर फिर से घोषणा की है। राज्य में दोबारा से मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू है, जो शाम 4 बजे तक चलने वाला है। हम बता दें कि चुनाव आयोग ने बताया कि सामान्य पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके आधार पर और सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने सोमवार को 4 मतदान केंद्रों पर हुए मतदान को शून्य घोषित कर दिया है और आज इन 4 मतदान केंद्रों पर मत डाले जा रहे हैं। और अगर बात करें पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के लिए हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना की तैयारियों की, वो पूरी कर ली गई हैं। 2 मार्च को होने वाली मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण रहे, इसके लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को 83% से अधिक मतदाताओं ने मताधिकार का उपयोग किया था। सभी मतगणना स्थलों में त्रिस्तरीय सुरक्षा रहेगी। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम से मतगणना होने वाली है। मेघालय में सोमवार को संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में 85.17% मतदाताओं ने मतदान किया। मेघालय में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, लेकिन सोहयोंग निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार की मृत्यु होने के बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया था। मतगणना कल राज्य भर के 13 केंद्रों पर होने वाली है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा विधानसभा की 60 सीटों के लिए 16 फरवरी को मतदान हुआ था, जिसमें 80% से ज्यादा मतदान हुआ था। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से वोटों की गिनती सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त सभी मतगणना पर्यवेक्षक त्रिपुरा पहुंच चुके हैं। गुरुवार को सुबह 8 बजे से 21 काउंटिंग हॉल में वोटों की गिनती की जाएगी। पवन हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, 4 मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान हो रहा है, क्या स्थिति है अभी? प्रतिबिंब जी, जैसा आपने बताया कि नागालैंड में जो है
4 पोलिंग स्टेशन है जहां पे दोबारा जो है चुनाव प्रक्रिया जो है, अभी वोट डल रहे हैं, 7 बजे शुरू हो गई और शाम 4 बजे तक चलेगी। ये 4 जिले हैं। मैं आपको बताऊं कि जुन्हे बोटो एक जिला है, यहाँ पे वोखा जिला है, मोन जिला है और तुएनसांग जिला है। ये 4 अलग अलग जिले हैं जिसमें कि ये 4 पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पे पुनर्मतदान होता है क्योंकि ऑब्जर्वर की रिपोर्ट्स के बाद जो है ये बात सामने आई है। एक बात गौर करने वाली बात ये है कि जहां पे हिंसा हुई थी प्रतिबिंब जी, उन इलाकों में ये चीजें नहीं है। वो ये पोलिंग स्टेशन नहीं है जहां पे दोबारा हो रहा है। ये कुछ और है जहां पे ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का फैसला किया है। तो एक तो ये बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात कि मेरी मुख्य चुनाव अधिकारी जो है वहां बात हुई मेरी उनसे कल, तो नागालैंड में जो चुनाव वोटिंग का प्रतिशत है वो 85.90 यानी लगभग 86% आया है अब तक का। तो ये 6% की उछाल है 2018 की तुलना में। यह भी बड़ी बात है। और तीसरी बात कि क्योंकि कल मतगणना होनी है सुबह, तो उसके लिए तैयारियां हो रही है। मैं भी आज यहां पे क्योंकि दीमापुर में हूं, तो दीमापुर, चुमुक दीमा और ये 2-3 जिले जो आसपास के वहां मैं जाने वाला हूं। चुनाव की तैयारियां मैं आपको बताऊंगा। मेरी जो बातचीत हुई है वहां के डीसी से, उन्होंने कहा है कि पुख्ता इंतजाम है। और क्योंकि यहां जहां तक चुनाव हुआ था, मतदान हुआ था, वो शांतिपूर्ण रहा था दीमापुर जिले में। यहाँ 5 विधानसभा सीटें और हैं। दीमापुर वो क्षेत्र है जहां पर प्रधानमंत्री ने रैली भी की थी, सभा का आयोजन भी किया गया था प्रधानमंत्री की तरफ से। पवन, आप वहां पर बने रहिएगा और अपडेट के लिए आपके पास लगातार आते रहेंगे। धन्यवाद। दिल्ली में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल सरकार के 2 मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत को वित्त और बिजली विभाग, जबकि सामाजिक कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद को शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हम बात करें मनीष सिसोदिया की, तो जहां शराब नीति केस में सीबीआई ने इनको 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था, वहीं सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले साल 30 मई से तिहाड़ जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया केजरीवाल सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री थे। उनके पास कुल 33 में से 18 विभाग थे। वहीं सत्येंद्र जैन के पास स्वास्थ्य, उद्योग समेत 7 मंत्रालयों की जिम्मेदारी थी। इन्हें बाद में सिसोदिया को सौंप दिया गया था। अब मनीष सिसोदिया ने भी अपने मंत्रालय दूसरे मंत्रियों को सौंप दिए हैं। इधर दोनों मंत्रियों के इस्तीफे के 15 मिनट बाद भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सिसोदिया 18 विभाग देखते हैं। जब उन पर आरोप लगे थे तो सफाई देने के बजाय वो इन विभागों पर लगातार बैठे रहे। सुप्रीम कोर्ट से उनकी हार हुई है, उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। और जिस तरह से सीबीआई के खिलाफ आरोप, प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप, बिना मतलब का दबाव, जितना भी विषय मीडिया में आया है उससे स्पष्ट है कि यह करप्शन का टेक्स्ट बुक केस है। आई रिपीट, whatever has appeared in the media, this whole scandal is a textbook case of rampant corruption. भारत में 1877 के बाद से इस साल फरवरी का महीना सबसे गर्म रहा और औसत अधिकतम तापमान 29.54 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने इसे ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ते हुए मंगलवार को यह जानकारी उपलब्ध करवाई। मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संभावित लू के खिलाफ सुरक्षा को लेकर एक परामर्श भी जारी किया है। हम बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के अधिकतर हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रहने की आशंका जताई है, जबकि दक्षिण प्रायद्वीप और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों के कठोर मौसम की स्थिति से बचने की संभावना है। देश के कुछ स्थानों पर तापमान में असामान्य बढ़ोतरी के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने परामर्श जारी कर संभावित लू के खिलाफ सुरक्षा को लेकर क्या करें और क्या न करें की सूची साझा की है। गर्मी से संबंधित बीमारियों से मुकाबले के लिए बनी राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वो प्रचंड गर्मी के दौरान अधिक प्रोटीन वाला भोजन लेने और पकाने से बचें। इसके अलावा लोगों से तेज धूप, खासकर दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच में बाहर नहीं जाने के लिए भी कहा गया है। जहां प्रचंड गर्मी का अनुमान लगातार जताया जा रहा है, दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, लेकिन अगर आज दिल्ली और दिल्ली के आसपास के मौसम की बात करें तो आज दिल्ली और दिल्ली के आसपास सुबह बरसात और हल्की फुल्की बूंदाबांदी और आंधी के साथ शुरू हुई और मौसम खुशगवार रहा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
today we are discussing a substantially important law, the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015. This law protects the children of India. This law provides that we have better citizens when they grow up as adults. किशोर न्याय अधिनियम वाकई में एक ऐसा अस्त्र है जो भारत के बच्चों को 2047 में जब भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष मना रहा होगा तब ये तय करेगा कि भारत के बच्चों का भविष्य एक सुदृढ़, संरक्षित और सुरक्षित हो। Watch with us. 75 years, laws that shaped India. के बाद आपका स्वागत है। फटाफट नजर डालते हैं 10 बड़ी खबरों पर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव मोड में आ गई है और इसी के मद्देनजर भाजपा आज से राज्य में 4 अलग अलग दिशाओं में अपनी विजय संकल्प यात्रा शुरू कर रही है। यात्रा को लेकर वाहनों और रथों को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य में Jio2 5G सेवाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रदेश के नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि 5G सेवाएं सामाजिक आर्थिक विकास में सक्रिय भूमिका निभाएंगी, समृद्धि के लिए एकीकृत कार्रवाई को सक्षम करेंगी और लोगों के लिए परिवर्तनकारी लाभ लाएंगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी के लिए 5G तकनीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को साकार करेंगी। नई दिल्ली में भारतीय सिविल लेखा सेवा की नींव रखने के लिए 47वां सिविल लेखा दिवस मनाया जाएगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी इस अवसर पर शाम 4 बजे बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन है। आज ही सदन के पटल पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा भोपाल में विधानसभा में 2023-24 का पेपरलेस बजट पेश करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। इसके बाद इस पर चर्चा और 6 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के साथ जारी टकराव के बीच राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने 3 मार्च को विधानसभा का बजट सत्र बुलाया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों से मर्यादा और परिपक्व शासन कौशल के साथ संवैधानिक विमर्श की सलाह दी। आइजोल आज से 3 मार्च 2023 से पूर्वोत्तर में निर्धारित 4 B20 भारत कार्यक्रमों में से दूसरे कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। बिजनेस 20 वैश्विक व्यवसाय समुदाय के लिए आधिकारिक G20 संवाद फोरम है। B20 कार्यक्रम बहुपक्षीय व्यवसाय साझेदारियों के लिए उन अवसरों को रेखांकित करेगा जो राज्य प्रतिनिधि मंडलों को शहरी योजना निर्माण, बुनियादी ढांचे, बांस, स्टार्टअप्स, कौशल विकास, नर्सिंग और पैरामेडिक्स में प्रस्तुत कर सकता है। भोपाल उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट मामले में लखनऊ NIA की विशेष अदालत ने 7 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं इसी मामले में अदालत ने एक दोषी को उम्र कैद की सजा भी सुनाई। बता दें कि जिन लोगों को फांसी हुई है उनमें मोहम्मद फैजल, गौस मोहम्मद, अजहर, आतिफ, मुजफ्फर, दानिश, पीर हुसैन, आसिफ इकबाल शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर स्थित विभिन्न अस्पतालों में पिछले 24 घंटे में श्वसन संक्रमण के कारण 5 बच्चों की मौत हो गई, जिससे राज्य में एडोनोवायरस के बढ़ते मामलों की आशंका बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस स्थिति पर एक आपात बैठक की, जिसके बाद सरकार ने कई दिशा निर्देश जारी किए और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 1800313444 और 222 की घोषणा की। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी वाले कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा। आज से ही इस तकनीक का इस्तेमाल होगा। ये फैसला टोकन रहित दर्शन और आवास आवंटन प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है, जिससे मंदिर में आने वाले तीर्थ यात्रियों का फायदा होगा। कोरोना महामारी फैलने के बाद हांगकांग में सख्त नियम लागू किए गए थे। यहां फेस कवरिंग को भी अनिवार्य कर दिया गया था। अब 3 साल बाद यहां के लोगों को फेस मास्क से मुक्ति मिली है। 945 दिनों बाद हांगकांग में कोविड-19 मास्क की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उत्तरी ग्रीस में आज सुबह भीषण ट्रेन हादसा हो गया। ट्रेन और मालगाड़ी के बीच
जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 85 लोग घायल हो गए। घायलों में से 25 की हालत अति गंभीर बताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। जांच अधिकारियों के मुताबिक एथेंस से करीब 380 किलोमीटर उत्तर में टेम्पे के पास ये दुर्घटना हुई है। मालगाड़ी से टक्कर के बाद ट्रेन पटरी से उतर गई। टक्कर के बाद ट्रेन में आग भी लग गई। ईरान के पास मौजूद यूरेनियम की शुद्धता की जांच की रिपोर्ट सामने आने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच संबंध और तल्ख हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्थान यानी कि IAEA के निरीक्षकों को ईरान के भूमिगत फोर्डो परमाणु स्थल में यूरेनियम के 83.7% तक कण मिले हैं। इस बात की जानकारी एसोसिएटेड प्रेस ने जारी की है। इस अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा सदस्य देशों को वितरित की गई इस गोपनीय त्रैमासिक रिपोर्ट से ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर उसके और पश्चिमी देशों के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका है। IAEA के महानिदेशक के मुताबिक अगर ईरान चाहे तो उसके पास अब कई परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम है, लेकिन उसे कोई हथियार बनाने में महीनों लग सकते हैं। पेंटागन के महानिरीक्षक के मुताबिक आज तक उनके कार्यालय को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि अमेरिका के जरिए दी जाने वाली अरबों डॉलर के हथियारों और यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में कहीं भ्रष्टाचार हुआ है या उसे गलत तरीके से किया गया है। हालांकि पेंटागन ने आगाह किया है कि ये जांच अभी शुरुआती दौर पर है। बता दें कि यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता देना, उसे निरंतर समर्थन देना और इस समय अमेरिकी कांग्रेस के बीच चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। कुछ सांसदों ने पहले ही सवाल करना शुरू कर दिया है कि अमेरिका कीव की मदद के लिए आखिर इतना खर्च क्यों कर रहा है। While we have constructive criticism of what's going on, let's make sure that that criticism is constructive and we maintain our unity. And I know it is very, very difficult for the folks on the other side of the aisle to say anything positive about the Biden administration. But part of holding this coalition together is to acknowledge the incredible job that has been done in the last year and to maintain that unity and to not jump at every shiny object that seems to be criticism of the Biden administration, like the F-16. Right now, and I've asked this question, we are getting every single weapon system that we can to Ukraine. There is not a decision being made about that might be escalatory. It's about what can we get to them? How can we maintain the support? We've spent a lot of money. There is not a limitless amount of money or a limitless amount of equipment. इस बीच क्रेमलिन शहर द्वारा दावा किया गया है कि यूक्रेन के जरिए लॉन्च किए गए ड्रोन रूसी इलाके के काफ़ी अंदर तक उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। यूक्रेन की तरफ से भेजे गए ड्रोन्स में से एक ड्रोन मॉस्को के 100 किलोमीटर यानी कि करीब 60 मील के अंदर तक उड़ता हुआ देखा गया। इस बात की जानकारी मिलते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक हालांकि ड्रोन से कोई चोट नहीं आई है और कोई महत्वपूर्ण नुकसान भी नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर। सरकार ने वर्ष 2021-22 की आर्थिक विकास दर को संशोधित करते हुए 8.7% से 9.1% कर दिया है। सरकार की ओर से इससे संबंधित आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 में विकास दर 7% रहने वाली है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में विकास दर 4.4% रही। पिछले वर्ष इसी अवधि में 11.2% की विकास दर दर्ज की गई थी और सितंबर 2022 क्वार्टर में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.3% दर्ज की गई थी। इससे पहले जनवरी 2023 में जारी किए गए अग्रिम आंकड़ों में वर्ष 2022-23 के लिए 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। दोनों अनुमानों के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि दूसरे अग्रिम अनुमान की गणना तीसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़ों को शामिल करके की जाती है। आठ प्रमुख बुनियादी ढांचा उद्योगों का उत्पादन जनवरी 2023 में इससे पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 7.8% बढ़ा है। ये इसका 4 माह का उच्चतर स्तर भी है।
आंकड़ों के अनुसार कोयला, उर्वरक, इस्पात और बिजली क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन के कारण ये वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले साल इसी अवधि यानी कि जनवरी 2022 में बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में 4% की वृद्धि हुई थी। दिसंबर 2022 में ये आंकड़ा 7% था। 8 प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली की वृद्धि दर अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के दौरान 7.9% रही। देश की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में घटकर 4.4% रही। मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र के खराब प्रदर्शन की वजह से जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई है। सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी मामले में 35.99 करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी की जांच के सिलसिले में 21.50 लाख रुपए नगद, 6.83 करोड़ रुपए से अधिक के डिमांड ड्राफ्ट और अन्य संपत्तियां जब्त की हैं। सीबीआई ने पंजाब एंड सिंध बैंकों में स्टर्लिंग मोटर्स कंपनी की 35.99 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी की जांच के सिलसिले में छापेमारी की। और अब खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच आज से शुरू हो रहा है। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से शुरू होने वाला है, यानी कि अब से थोड़ी देर में शुरू होगा। इस सीरीज का पहला मैच भारतीय टीम ने पारी और 132 रन और दूसरा मैच 6 विकेट से जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। ऐसे में अगर ये टेस्ट मैच भी टीम इंडिया जीतने में कामयाब हो जाती है तो वो न सिर्फ टेस्ट सीरीज को अपने कब्जे में करने में कामयाब हो जाएगी, बल्कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंच जाएगी। जी हाँ, हम आपको बता दें कि मैच शुरू होने वाला है और टॉस हो चुका है और भारत ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 1 मार्च से जुड़े इतिहास के साथ। बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 1 मार्च साल 1983 को मणिपुर में जन्मी भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम का आज जन्मदिन है। इनका पूरा नाम मेंगते चंगनेई जेंग मैरी कॉम है। साल 2018 के विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप जीतने के साथ ही इन्होंने 6 विश्व चैंपियनशिप जीतने का कीर्तिमान बनाया। ऐसा करने वाली पहली महिला बनकर उन्होंने एक नया इतिहास रचा। साल 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। भारत सरकार ने साल 2003 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। साल 2006 में पद्मश्री, साल 2013 में पद्म भूषण और साल 2020 में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। 1 मार्च साल 1954 को बिकनी एटोल द्वीप पर हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया था। अमेरिका ने प्रशांत क्षेत्र में स्थित बिकनी द्वीप समूह में ये सबसे बड़ा मानव निर्मित बम विस्फोट किया था। ये माना जाता है कि हाइड्रोजन बम हिरोशिमा को नष्ट करने वाले परमाणु बम से भी 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। वैज्ञानिकों के अनुमान से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर था। विस्फोट की वजह से लगभग 100 वर्ग मील में मशरूम के आकार का बादल उठा और रेडियोधर्मी विकिरण के रूप में गिरा था।